गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कोशिका जो सेल्स होती है बायोलॉजी में, उसमें बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में और वही क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। तो सेल का टॉपिक आज आपके इस 20 जो क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं उनमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और ये MCQs के माध्यम से मैं यहाँ ये सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो इसके हैं वो उपलब्ध करवाने वाला हूँ आपको। जो RRB, SSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग जो विभिन्न एग्ज़ाम्स है उनके लिए उपयोगी भी है और उन एग्ज़ामों में पूछे गए सवाल भी है। तो वीडियो को एंड तक देखें। जो भी स्टूडेंट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आता है, जैसे 4th क्लास हुआ और वीडियो एग्ज़ाम आ रही है, पटवारी की एग्ज़ाम आ रही है, इस प्रकार की विभिन्न जो एग्ज़ाम्स आ रही है, रेलवे की आ रही है, उन सभी के लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और इन्होंने की थी जो कोशिका थी वो मर्द कोशिका थी। तो यहाँ पर देखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी जो सेल थ्योरी है वो किसने प्रतिपादित किया? तो दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन और स्वान। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो आपको ये याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी है वो किसने दिया? तो स्लाइडन और स्वान ने। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ओमिनी सेल्यूलस ई सेल्यूलस, यानी कि हर कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो नई कोशिकाएं बनती है वो पहले वाली जो पुरानी कोशिकाएं होती है उनसे मिलकर बनती है। तो ये किसने कहा था? तो ये रुडोल्फ विरच्चो ने कहा था। तो आपको ये भी याद रखना है कि रुडोल्फ विरच्चो द्वारा जो कहा गया स्टेटमेंट है वो है ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी इसको याद रखना है कि हर कोशिका पूर्व अस्तित्व वाली कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये रुडोल्फ विरच्चो का कथन है, स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यानी कि कौन सा जो कोशिकांग है उसको पावर हाउस ऑफ सेल यानी जो कोशिका उसका शक्ति गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो हम यहाँ याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और इसमें जो पावर होती है, जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, उसको ATP में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ATP। ऊर्जा की मापने की इकाई है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं का DNA होता है। तो DNA इसमें पाया जाता है खुद का, ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ दो चीज़ें मैंने इंक्लूड की है, ATP ऊर्जा को मापने की इकाई है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, और जो DNA है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि जो सुसाइड बैग यानी कि आत्मघाती थैली, बैग यानी थैली, तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम है, कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? जो इसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो HCl अम्ल है अपना आमाशय में जो पाया जाता है, ये क्या करता है कि जो कोशिकाएं होती है उनका ही पाचन कर जाता है, जो सेल्स होती है उनको खा जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। HCl हानिकारक बैक्टीरियाओं को मारता है। इसका pH मान अपन देखें तो pH मान तो वो होता है 1.2। ये प्रबल अम्ल होता है, तो इसका pH मान कितना होता है आपको ध्यान रखना, 1.2। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, आपको ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी वसा की,
लिपिड होता है वसा और प्रोटीन की, वसा और प्रोटीन की बनी होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। अब डीएनए कौन सी जगह पाया जाता है उसका हमें बताना है। तो डीएनए एक तो जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें पाया जाता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मैंने अभी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है। तो डीएनए केंद्रक और कोशिक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आरएनए संश्लेषण यानी आरएनए सिंथेसिस कहाँ होता है। तो ये होता है न्यूक्लियोस जो होता है उसमें। एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोस है, आपको ये भी याद रखना, नाम याद रखना अच्छे से, न्यूक्लियोस। यहाँ आरएनए सिंथेसिस यानी आरएनए का संश्लेषण होता है। जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है। अब जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है। तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जब अपन को भूख लगती है, जो उपवास करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपवास के समय, उपवास करते हैं ना, व्रत जब रखते हैं, तो उस समय जो हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है उपवास के समय। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना कि पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है। अभी अपन ने देखा जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में, तो पादप कोशिकाओं में स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में, स्टार्च, या इसका दूसरा नाम है मंड, मंड के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो समसूत्री विभाजन जिसे मिटोसिस कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन जिसे मायोसिस कहा जाता है। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है, यानी कि जो सामान्य कोशिकाएं होती है तो सेल्स में होता है, वो समसूत्री विभाजन होता है। सामान्य शरीर की सामान्य कोशिकाओं में जो जर्नल सेल्स होती है उनमें, तो उनमें समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 14वां क्वेश्चन है, कौन सा विभाजन यौन जनन के लिए आवश्यक है। तो अब यौन जनन के लिए आवश्यक है वो है अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन अपन ने देखा कि शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं है उनमें होता है, और जो जनन के लिए आवश्यक है वो अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों की संख्या किस विभाजन में आधी हो जाती है। तो आधी का मतलब हाफ, अर्ध। तो अर्धसूत्री विभाजन में कोशिक जो गुणसूत्र है उनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अब अपन देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। आपको ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। ये सबसे छोटा कोशिकांग पूछ रहा है, तो कोशिकांग राइबोसोम आएगा, सबसे छोटा कोशिकांग। और क्वेश्चन नंबर 18, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको याद रखना है कि जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिक्स, इसकी खोज किसने की थी। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना मैं आपको बना के बताता हूँ कि कैसी होती है। तो डीएनए की आपने इस प्रकार से देखी होगी, सॉरी 1 मिनट वेट कीजिए। जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना है वो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा, यहाँ 5s तो 3s, यहाँ 3s डैश ले सकते हैं, तो यहाँ 5s डैश ले सकते हैं। यह द्विकुंडलिक संरचना हो गई डीएनए की। तो इसी को कहते हैं डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना। तो ये संरचना किसने दी थी। तो ये संरचना दी थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो आपको याद रखना, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना दी थी। अपन देखें तो आरएनए, तो आरएनए एक कुंडलिक होता है, यानी उसमें कुंडली नहीं पाई जाती। तो डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना वाटसन और क्रिक ने दी थी। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो केवल पादपों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट पादपों में पाया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, जो क्लोरोफिल जो होता है। कोशिका संरचना यानी सेल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा अणु उत्तरदायी है। तो हमें ये याद रखना है कि सेल जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए कौन सा अणु उत्तरदायी है। तो वह रिसेप्टरी प्रोटीन।
तो आपको याद रखना है रिसेप्टरी प्रोटीन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता, उसको मैं आसानी से क्लियर कर सकता हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय।